नमस्कार। आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग रिवीजन करते हैं इतिहास का 6th क्लास का एनसीईआरटी चैप्टर 2। मैंने पिछली क्लास में 6th क्लास का पहला चैप्टर रिवीजन मैंने करा चुका हूं। आप अपना प्लेलिस्ट में जाके इतिहास या ज्योग्राफी और आने वाला दिन में करेंट का भी मैं रिवीजन कराऊंगा। तो मैं पहले इतिहास और ज्योग्राफी कंप्लीट कर लूँ, और जिन स्टूडेंट को देखने में दिक्कत आएगा वो प्लीज लिस्ट में जाके आप लोग चेक करके क्लास 1, 2 करके जो भी लिखा रहेगा आप देख लीजिएगा। तो आज हम शुरू करते हैं चैप्टर 2 इतिहास 6th क्लास का एनसीईआरटी। तो देखिए, सबसे पहले जो है आरंभिक मानव की खोज। सवाल उठता है कि पहला ही मानव की खोज जो हुआ था कैसे हुआ। तो देखा गया कि उपमहाद्वीप में 20 लाख 20 लाख साल पहले मानव रहते थे। जो मानव रहते थे तो कहाँ रहते थे? तो देखिएगा, ये हमारा है नर्मदा नदी। कहाँ? मध्य प्रदेश में। और नर्मदा नदी अमरकंटक से एक नदी निकलती है और अरब सागर में गिरती है। यही नर्मदा नदी के पास यहाँ पे सबसे पहले मानव का कुछ साक्ष्य मिला है। जहाँ पे एक हथनौरा जगह है, यहाँ पे एक नर्मदा नदी के पास हथनौरा जगह है जहाँ पे मानव की पहली साक्ष्य खोपड़ी के रूप में मिला है। और यहीं पे जब मानव रहते थे तो यहाँ खाद्य संग्राहक भी करते थे। अब खाद्य में क्या क्या था? भोजन के रूप में जड़, फलों और अखेट यानी कि जानवरों का शिकार करते थे। यही मानव की खोज के रूप में दर्शाता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ एनसीईआरटी की कुछ पॉइंट हैं कि अखेट जो है समुदाय को घूमने के कारण, यानी कि शिकार करने के लिए, या वहाँ के जो शिकारी लोग थे, समुदाय जो थे, घूमने के कारण क्या था, क्यों घूमने जाते थे? जो पहला कारण है कि आसपास के पौधों और फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। अगर एक ही स्थान पे डेली अगर एक ही पौधा को, फल को खाएंगे, जानवरों को खाएंगे, तो वो उस स्थान का फल और जानवर समाप्त हो जाते थे। वो दूसरे स्थान जाते थे ताकि फल और जानवरों खा सके। दूसरा पॉइंट जो है, जानवरों को शिकार करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। इसके बाद फल और फूल अलग अलग मौसम के अनुसार भी लगते थे। आप देखिएगा कि हर फल अपना अपना मौसम के अनुसार होता है। तो ये जानकारी प्राप्त करते थे कि किस मौसम में कौन सा फल लगेगा, उस हिसाब से उपमहाद्वीप से दूसरे क्षेत्र में मौसम के अनुसार फल खाने के लिए जाते थे। कभी कभी उनको पानी की तलाश करना पड़ता था, क्योंकि पानी नदी किनारे कहीं मिलता था तो कहीं झरने किनारे मिलता था। तो पानी के तलाश में भी घूमने जाते थे और अपने रिश्तेदारों, मित्रों से मिलने के लिए भी एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। ये अखेट समुदाय के घूमने के कारण थे। आगे देखिए कि आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलता है। ये आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलता है? तो आरंभिक लोग के लिए पत्थर की औजार था। पहले के जो मानव जो था, पत्थर के औजार को क्या करते थे? प्रयोग करते थे। तो वो हमारा साक्ष्य मिला, पत्थर के औजार। उसके बाद लकड़ी के औजार मिलता था। उससे हमारा पता चला कि आरंभिक के मानव जो थे, पहले पत्थर के औजार, लकड़ी के औजार और हड्डियों के औजार भी मिला। उससे पता चलता है कि पहले मानव औजार के रूप में पत्थर, लकड़ी, हड्डियों का प्रयोग करते थे। पत्थर के औजार का साक्ष्य आज भी प्राप्त हुआ, क्योंकि ये जल्दी गलता सड़ता नहीं, समाप्त नहीं होता। कुछ चीज़ें लकड़ी और हड्डियाँ का भी मिला है। तो औजार का प्रयोग किस लिए करते थे? सवाल उठता है जो प्रारंभिक जो मानव थे, औजार का प्रयोग क्यों करते थे, उपयोग क्यों करते थे? तो पहला है फलों और फूलों को काटने के लिए। पहला और क्या करते थे? फल और फूल को काटने के लिए।
उसके बाद हड्डियों से क्या करते हैं, मांस काटने के लिए, यानी कि औजार का हड्डियों को तोड़ने के लिए, काटने के लिए, मांस को काटने के लिए इसका प्रयोग करते थे। उसके बाद पेड़ की छाल जो है औजार से क्या करते थे, निकालते थे, और जानवरों की छाल को भी क्या करते थे, निकालते थे। तो इस प्रकार से क्या औजार का प्रयोग करते थे। इस प्रकार से आगे देखते हैं कि मानव जो था रहने की जगह कहाँ रहते थे, तो वहाँ ढूंढते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके। मानव जो रहते थे वहाँ रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके, क्योंकि पत्थर के उपकरण महत्वपूर्ण होता था और इसी पत्थर से औजार बनाते थे, और इस स्थान को उद्योग स्थल कहते थे। यानी कि रहने की जगह वहाँ ढूंढते थे जहाँ पे अच्छे पत्थर मिल सके, और उस पत्थर को औजार बनाते थे, और उस स्थान को उद्योग स्थल कहते थे जहाँ अधिक समय तक रहते थे। उदाहरण के रूप में देखिएगा कि कर्नाटक एक जगह, यहाँ पे कर्नाटक हमारा राज्य है, कर्नाटक के हुस्की में एक आवास मिला है और वहाँ पे उद्योग का साक्ष्य मिला है। इसका मतलब कि हुस्की कर्नाटक में जो है वहाँ पे पत्थर अच्छे मिले होंगे, वहाँ पे अधिक समय तक रहे होंगे, इसलिए उसे उद्योग स्थल भी कहते हैं। एक कर्नाटक एक जगह को से साक्ष्य मिला है। इसके बाद देखिएगा कि पुरास्थल, यानी कि पुरास्थल के मतलब का उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन, इमारत जैसी वस्तुओं को अवशेष मिला हो। यानी कि पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन, इमारत जैसी वस्तुओं का अवशेष मिला हो, उसे पुरास्थल कहते हैं, यानी कि वहाँ से साक्ष्य मिला है। जैसे उदाहरण के लिए पुरास्थल से के कुछ साक्ष्य स्थल देखिए। पुरापाषाण में अगर देखिएगा कि पत्थर, और जिसे ये तो पुरापाषाण निकल रहा है, लेकिन यहाँ पे मध्यपाषाण की चर्चा किया गया है कि मध्यपाषाण में छोटे छोटे आपको पत्थर के औजार मिले थे जिसे माइक्रोलिथी कहा गया है। उत्तर प्रदेश में एक चौपान मांडो है जहाँ से बर्तन, मृदभांड मिले हैं नवपाषाण में। तो ये सब क्या है, पुरातात्विक स्थल के कुछ साक्ष्य हैं। और एक आप देखिएगा कि यह क्या है, आधुनिक पाकिस्तान है, लेकिन पहले भारत का हिस्सा था, और ये वर्तमान में आधुनिक पाकिस्तान के नाम जाना जाता है। और पाकिस्तान में एक जगह है बलूचिस्तान, वहाँ पे एक जगह है मेहरगढ़, और मेहरगढ़ से अस्थायी निवासी और कच्ची ईंट की इमारत, यानी कि आयताकार, चौकोर आयताकार 4 मकान वाले, कमरे वाले मकान मिला है। इसका मतलब कि मेहरगढ़ में जो पाकिस्तान में है वहाँ अस्थायी निवास मानव करते थे। और आगे देखते हैं कि पाषाण मतलब पूछेगा कि पाषाण का मतलब क्या होता है, तब पाषाण के मतलब होता है पत्थर। क्या होता है, पत्थर, यानी पत्थर के औजार कैसे बनाते थे, यानी कि पाषाण के मतलब क्या होता है, पत्थर। तो पत्थर का औजार कैसे बनाते थे, तो पहला सवाल पूछेगा कि पत्थर के जो औजार बने थे, जो पहला जो है पत्थर से पत्थर टकरा कर, इसे मजबूत पत्थर जो आघात करने वाले पत्थर को लेकर और दूसरे पत्थर पर क्या, जब तक सल्क न हो जाए, छिल न जाए, जब तक उस पर क्या करते थे, वांछित आकार वाला आकार ऊपर न बन जाए, जब तक उस पर घात करते थे। सिंपल भाषा में समझिएगा कि ये पत्थर है और इस पर जब तक एक मजबूत पत्थर से टकरा जाए ताकि ये क्या हो जाए, पतला हो जाए, इसी को हम कहते थे वांछित आकार वाले उपकरण बनते थे, जिसे कोई क्या करते थे, हाथी औजार के लिए, कि शिकार करने के लिए उसका प्रयोग करते थे। उसके बाद देखिएगा कि दूसरा जो है दबाव सल्क तकनीक द्वारा क्या करते थे, पत्थर का औजार बनाते थे। सवाल यहाँ है कि पत्थर के औजार कैसे बनाते थे, तो पहला हो जाएगा पत्थर से पत्थर टकरा कर, दूसरा दबाव सल्क तकनीक द्वारा। ये क्या है, इसमें क्रोड
को एक स्थिर सतह पर किया जाता था। इस क्रोट पर हड्डी या पत्थर से, हथौड़ी नुमा पत्थर से सल्क यानी छिलकर, सल्क में छिलना, छिल के निकाला जाता था। यानी कि भाला की तरह, मान लीजिए पत्थर है, ये क्या पत्थर, ये पत्थर है ना, इसको नुकीला बनाना है तो क्या करते थे, एक मजबूत पत्थर से लेके छीलते थे और उसी को सिल को क्या सल्क नाम दिया जाता और एक मजबूत हथौड़ी नुमा पत्थर से टकराते थे ताकि इससे हम औजार बना सके। इसके बाद देखिएगा कि एनसीईआरटी 6 क्लास का चैप्टर नंबर 2 में बुक्स में लिखा हुआ है कि आग की खोज, क्या है आग की खोज, कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था। तो आपने पढ़ा होगा कि आग की खोज आदि मानव ने पत्थर से पत्थर टकराने के बाद जो चिंगारी उत्पन्न किया था उससे आग का आविष्कार किया गया। लेकिन आग का इस्तेमाल किस कार्य के लिए करते थे? जब आग का आविष्कार हो गया तो आग के आविष्कार होने के बाद किस कार्य में प्रयोग करते थे? तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ पहला प्रकाश के लिए, अंधेरा को दूर करने के लिए प्रकाश के लिए, और मांस को पकाने के लिए, और खतरनाक जानवर को भगाने के लिए आग का इस्तेमाल करते थे। 3 पॉइंट दिया हुआ था, तीनों पॉइंट पकड़ना है। पहला क्या, पहला आपको देना है कि आग की खोज जो हुआ था, आग का इस्तेमाल किसके लिए किए थे? तो पहला प्रकाश के लिए, पहला प्रकाश के लिए, दूसरा मांस पकाने के लिए, तीसरा जानवर को भगाने के लिए। ये था आग की खोज के लिए। इसके बाद देखिएगा कि आग की खोज कर्नाटक के पास एक मैसूर के पास बेल्लारी जनपद मिलता है। यानी कर्नाटक में क्या है, मैसूर है, और मैसूर के पास क्या है, बेल्लारी। और वहाँ पे बेल्लारी के पास एक जगह है संगनकल्लू, और संगनकल्लू में राख के टीले मिले हैं। एक घटना चाह कुछ मैंने पॉइंट ऐड कर दिया हूँ। यहाँ पे क्या है, राख के टीले मिले हैं, और जब तक आग नहीं होगा तो राख कैसे बनेगा? इसका मतलब कर्नाटक के मैसूर के पास संगनकल्लू के पास राख के टीले मिले हैं। इसके बाद आप देखिएगा कि आंध्र प्रदेश में एक कुरनूल गुफा है जहाँ से आग जलाना सीखे थे। यानी कि सबसे पहले आंध्र प्रदेश के कुरनूल गुफा में आग जलाना सीखे थे। तो सबसे पहले सवाल पूछेगा कि आग जलाना कहाँ सीखे थे? तो कुरनूल गुफा में, जो आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद आगे देखते हैं कि नाम और तिथियाँ, इससे भी बहुत सवाल पूछता है। नाम और तिथियाँ क्या है, नाम और तिथियाँ। तो देखिएगा नाम और तिथियाँ, पुरातात्विक विदों ने काल के 3 भागों में बांटा है। काल को 3 भागों में, इसका मतलब पुरातात्विक विदों मतलब क्या होता है कि जो पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में विद्यमान जो है वो काल के 3 भागों में बांटा है। पहला पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल दूसरा, तीसरा नव पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल। जो पहला जो है पूरा पाषाण काल 20 लाख से लेके 12,000 तक साल तक इसको पूरा पाषाण काल माना जाता है। पूरा पाषाण काल को आरंभिक काल भी कहते हैं और पैलियोलिथिक युग भी कहते हैं। मध्य पाषाण काल को 12,000 से लेके 10,000 साल के मध्य काल को समय माना जाता है। नव पाषाण काल 10,000 साल से पहले ही नव पाषाण आरंभ हो गया था। इसके बाद कुछ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि आरंभिक युग को VVI है, आरंभिक युग को मध्य एवं उत्तर पाषाण काल माना जाता है। कहीं पूछेगा आरंभिक युग को क्या कहते थे, तो मध्य एवं उत्तर पाषाण काल कहते थे। एक और है पूरा पाषाण काल, यानी कि पूरा पाषाण काल में आखेट खाद्य संग्रह काल के रूप में माना जाता है। और इसका होता है कि पूरा का मतलब क्या होता है, पूरा का मतलब होता है प्राचीन, और पाषाण का मतलब होता है पत्थर, इसी को प्राचीन पत्थर कहते हैं। यानी कि पूरा पाषाण, पूरा का मतलब प्राचीन और पाषाण का मतलब पत्थर, प्राचीन पत्थर। मानव की 99% कहानियाँ
पूरा पाषाण काल की से ही मिलता है। इसके बाद पूरा पाषाण की खोज किसने किया था, ये आपको मिलेगा सार संग्रह वगैरह में। रॉबर्ट ब्रसफूट 1863 में पूरा पाषाण काल के खोज किया था। तो इस प्रकार से हम रिवीजन कर रहे हैं। देखिए कहीं कहीं पूरा पाषाणी काल में थोड़ा सा लिखने में बाई मिस्टेक हुआ है, वो आप समझ लीजिएगा। पहला है पूरा पाषाण, यह है पूरा पाषाणिक काल स्थल। पूरा पाषाणिक स्थल यानी कि 20 लाख साल से 12 साल पहले को पूरा पाषाणिक काल कहते हैं, और उसी में जो मिला हुआ स्थल है उसी समय का होगा। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे है भीमबेटका मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में क्या मिला, मध्य प्रदेश में क्या है, भीमबेटका। और भीमबेटका से आवास यानी कि मानव निर्मित गुफा मिला है। कहाँ, भीमबेटका से। आंध्र प्रदेश से, छोड़िए आंध्र प्रदेश से, यहाँ कुछ नहीं है, कुछ और है नवपाषाण काल में। तो यहाँ कर्नाटक है। अब कर्नाटक में एक है हुस्गी। हाँ, हुस्गी से भी क्या मिला था, आवास और उद्योग स्थल मिले थे। और यह महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से शुतुरमुर्ग का अंडा मिला है। महाराष्ट्र से क्या मिला है, शुतुरमुर्ग का अंडा। और शुतुरमुर्ग का अंडा से मनका बनाया जाता था। क्या बनाया था, मनका। इसी प्रकार से असम के दौजली, असम के दौजली, यहाँ से कृषि और पशुपालन का साक्ष्य मिला है। क्या मिला है, कृषि और पशुपालन का साक्ष्य मिला है। तो आगे देखते हैं कि और इसमें कुछ पॉइंटें हैं, उसको भी मैंने देख लेता हूँ। तो देखिए सबसे पहले देखिएगा कि जम्मू कश्मीर में, यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर में हाथ की कुल्हाड़ी मिला है। ये पहलगांव नाम है, वो पहलग्राम, यहाँ पे लिखना भूल गए हैं, पहलग्राम। और एक यूपी में है लोहदा नाल, लोहदा नाल के मिर्ज़ापुर के बेलन घाटी में अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा मिला है। मैंने कई जगह इसको मैंने रिपीट किया हूँ, ताकि बार बार रिपीट करने से आपका माइंड में रिवीजन वापस आ जाए। मध्य प्रदेश में क्या है, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के पास क्या है, हथनौरा। क्या है, हथनौरा। हथनौरा में क्या मिला है, मानव की खोपड़ी मिला है। क्या मिला है, मानव की खोपड़ी। और एक देखिएगा कि आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु, सॉरी तमिलनाडु में मद्रास। अब मद्रास में देखिएगा कि एक जगह है क्या, पलवरम। और पलवरम में पहली बार हाथ की कुल्हाड़ी मिला। क्या मिला, हाथ की कुल्हाड़ी। और इसी समय देखिएगा क्या था, हम लोग पढ़ रहे थे पूरा पाषाण काल, तब पूरा पाषाण काल में शरीर का अवशेष नहीं मिला है। और औजार जो मिला है, जो अनगढ़ था, यानी कि पूरा हुआ, मैंने उसको हथियार तेज धरियार नहीं बना, तेज धार नहीं बनाया गया था, और अनगढ़ था और अभिकृष्ट था। और 1 लाख वर्ष पहले आग का प्रयोग किया गया था। ये पूरा पाषाण काल की बात है। इसके बाद देखते हैं कि मध्य पाषाण काल, लिखा हुआ है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल को मिथियोलिथिक युग भी कहते हैं। क्या है, मिथियोलिथिक युग भी कहते हैं। 12,000 से लेके 10,000 साल तक इसका समय बताया गया है। और इसे आखेट और पशुपालन काल कहते हैं। मध्य पाषाण काल की खोजकर्ता के बारे में पूछेगा तो जॉन इवास था, जॉन इवास था। और मध्य पाषाण काल में ही इसी समय पर्यावरण का बदलाव हुआ। और जब पर्यावरण का बदलाव हुआ कब, 12,000 साल पहले। और वहाँ पे घास का मैदान बनने लगा, और वहाँ पे कई जानवर भी रहने लगे, भेड़, बकरी, और आपको मिलेगा हिरन, बड़ा सिंह। ये सब इसी घास के मैदान में घास खाने वाले जानवर भी रहने लगे। भारत का मध्य पाषाण काल देखा जाए सबसे बड़ा कहाँ था, तो बागोर में, जो राजस्थान में पड़ता है। मैंने यहाँ पे मैप भी बना दिया हूँ, यह है राजस्थान।
और राजस्थान का एक जगह है बागोर। कौन है? बागोर। देखिएगा, ये राजस्थान है और ये बागोर है। भारत का बड़ा मध्य पाषाण काल ये बागोर से मिला है। और यहाँ पे देखिएगा मध्य प्रदेश में आदमगढ़ में प्रथम साक्ष्य कुत्ता का मिला है। प्रथम साक्ष्य किसका मिला है? कुत्ता का। यानी कि जो मानव ने सबसे पहले पालतू को कुत्ता बनाया था, उसका साक्ष्य सबसे पहले कहाँ मिला? आदमगढ़ में। उसके बाद देखिएगा कुछ पॉइंटें हैं कि पशुपालन की शुरुआत मध्य पाषाण में होने लगा था। और कुत्ता का कहाँ? यही जो हुआ था, जो कुत्ता का आदमगढ़ में पालतू बनाया था। दूसरी बात है कि मध्य पाषाण काल में छोटे छोटे पत्थरों को औजार बनाए गए थे, जिसे माइक्रोलिथिक कहा जाते हैं, जिसे माइक्रोलिथिक कहा जाता है। और पहली बार मानव का अस्थि पंजर मध्य पाषाण काल में मिला है। और मध्य पाषाण काल में ही पर्यावरण बदलाव हुआ था। क्या हुआ था? पर्यावरण बदलाव हुआ था और घास के मैदान बनने लगे। ये हमारा मध्य पाषाण के काल है। अब मध्य पाषाण काल के कुछ स्थल देखिए। मध्य पाषाण में क्या है? कुछ स्थल। तो सबसे पहले मध्य पाषाण के स्थल तो देखिए क्या था। मध्य प्रदेश में क्या है? आदमगढ़ में क्या? पशुपालन में कुत्ता का पहला साक्ष्य मिला। मैंने रिपीट किया मैप के माध्यम से ताकि आपको रिवीजन होते रहे। फिर एक मध्य प्रदेश में क्या? पचमंडी। यहाँ से जो दो शैलचित्र, एक जम्बूद्वीप और एक द्रोथी द्वीप का साक्ष्य मिला है। इसके बाद देखिएगा यूपी में एक सराय नहर राय था, जहाँ से मानव की अस्थि का पंजर मिला है। और पत्थर कंकाल, यहाँ पे एक और है कि पत्थर जो था कंकाल यानी कि सिर में घुसा हुआ है, यानी कि यहीं से युद्ध का भी प्रमाण मिला है। किसी ने पत्थर से सिर पे वार किया होगा, मारा होगा, जो पत्थर कहाँ? सिर के कंकाल में घुसा हुआ मिला। कहाँ से? सराय नहर राय से। यूपी के एक है दमदमा, वहाँ से मानव के 41 कब्र मिले हैं। और यहीं पे यूपी में ही है महदाहा, जहाँ से हड्डी और सींग के उपकरण मिले हैं। और स्त्री पुरुष के एक साथ दफनाने का साक्ष्य मध्य प्रदेश में यूपी में महदा से मिला है। कहाँ से? महदा से। इसके बाद यूपी में एक जगह है चुपान मांडो, जहाँ से मिट्टी का बर्तन मिला है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि मध्य पाषाण काल में यह है क्या? मध्य पाषाण काल में एमपी से, मध्य प्रदेश से, आदमगढ़ से कुत्ता का साक्ष्य मिला। मध्य प्रदेश से पचमंडी से जम्बूद्वीप, थिरोथियो द्वीप मिला। उसके बाद देखिएगा यूपी से यूपी से सराय नहर राय से मानव की अवशेष, यानी कि मानव अस्थि पंजर का अवशेष मिला। और पत्थर जो था, पत्थर सिर के कंकाल में घुसा हुआ था। फिर उसके बाद देखिएगा यहाँ दमदमा से 41 मानव का कब्र मिला। उसके बाद महदा हड्डी सींग का उपकरण मिला है। स्त्री पुरुष के एक साथ दफनाने का भी कहाँ? महदा से प्राप्त हुआ है। यह चपान मांडो, यहाँ के माटी के बर्तन मिले हैं। आगे देखते हैं कि नव पाषाण काल। तो नव पाषाण काल, यह नव पाषाण काल, इसे नियोलिथिक युग भी कहते हैं। नव पाषाण काल की खोज जो है जॉन लुबास 1865 में खोज किया था। इसे खाद्य उत्पादक का प्रथम काल भी कहा जाता है। इसी में खाद्य उत्पादन किया गया था। नव पाषाण काल को उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं। इसकी शुरुआत 10,000 साल पहले हो चुका था। अब नव पाषाण काल के स्थल साक्ष्य कृषि का भी यहीं मिला। कृषि का विकास हुआ, पहिए का आविष्कार और तांबा का प्रयोग सबसे पहले नव पाषाण काल में ही किया गया था। आग का आविष्कार नव पाषाण में करना सीख गए और मिट्टी का बर्तन भी का निर्माण नव पाषाण काल में मिला। और पत्थर के पॉलिशदार
हथियार यानी कुल्हाड़ी नवपाषाण से प्राप्त हुआ। इसके बाद अस्थाई जीवन बलूचिस्तान मेहरगढ़ में ये साक्ष्य मिला था, नवपाषाण काल में ही खोज हुआ था। इसके बाद देखिएगा कि नवपाषाण काल स्थल और साक्ष्य, तो मेहरगढ़ में देखिएगा क्या, मेहरगढ़ बलूचिस्तान में पड़ता है, जो आधुनिक पाकिस्तान में हम कहते हैं। अब मेहरगढ़ से कृषि में पहला गेहूं प्लस कपास के प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। कहाँ से? मेहरगढ़ से। कृषि में क्या मिला? गेहूं, कपास, प्राचीनतम साक्ष्य। इसके अलावा गेहूं, जौ और कच्ची ईंट का चौकोर आयताकार मकान यानी कि अस्थाई जीवन का प्रमाण कहाँ मिला? ये 4 मकान जो होते थे चौकार, ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। यही है चौकार मकान। इसके बाद देखा जाए कि जम्मू कश्मीर में एक जगह है बुर्ज होम, यहाँ शवदाह का प्रथम साक्ष्य मिला है। और यहाँ मानव के कंकाल के साथ कुत्ते को कंकाल भी मिला है। इसका मतलब है कि यहाँ पे दफनाया गया था मानव के साथ कुत्ते को भी। इसका मतलब उसको प्रिय मानता होगा। लोग गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहते थे, जिसे हम गर्तवास कहते हैं। कहाँ मिला था? जम्मू कश्मीर में बुर्ज होम में गर्तवास इसे कहते हैं, जहाँ पे ज़मीन के अंदर गड्ढा में मकान बना के रहते थे और इन्हें उतारने के लिए सीढ़ियाँ और ठंड में राहत के लिए आग जलाने की भी साक्ष्य जगह मिला है जम्मू कश्मीर में। इसके बाद आगे देखिए कि शैल चित्र, यह क्या है? शैल चित्र। ये जो शैल चित्र है, जिन गुफाओं में लोग रहते थे उसे दीवार पे चित्र बनाते थे। और वही शैल चित्र गुफा जो हम लोग को प्राप्त हुआ उसे हम लोग कहते हैं शैल चित्र। यानी कि जिस गुफाओं में रहते थे उस दीवार पे वो क्या करते थे? क्या बनाते थे? तस्वीर बनाते थे, जानवरों की तस्वीर बनाते थे। उसी को हम कहते हैं शैल चित्र कला। देखिएगा कि यहाँ पे क्या है, एमपी में नर्मदा नदी के पास क्या करते थे? मानव रहने लगे थे। अब यहाँ पे क्या गुफा भी मिले थे। यूपी के दक्षिण में भी लेखनीय की गुफा चित्र मिले हैं। नर्मदा नदी घाटी में भी चित्र मिला है। और भीमबेटका जो मानव का पहला निर्मित गुफा था, वहाँ से गुफा में देखा गया कि चित्र बनाया हुआ है। और गुफा को कंदिराएँ भी मिला है, यानी गुफा के साथ क्या कंदिराएँ भी मिला है। इसके बाद देखिएगा कि जंगली जानवरों की बड़ी कुशलता से सजीव चित्र किया जाता था। यानी कि जो शैल चित्र था, जंगली जानवरों को बड़ी कुशलता से, बड़ी शौक से सजीव चित्र, इसका मतलब वो जिंदा के रूप में दर्शाते थे, उसी को चित्र बनाते थे, उसी को सजीव चित्रण किया जाता था। यहाँ पे कुछ तिथियाँ लिखा हुआ, कहीं पूछ दे कि पूरा पाषाण काल कब से कब, तब 20 लाख साल से 12,000 साल पहले। मध्य पाषाण काल जो आप देखिएगा कब से, 12,000 से लेके 10,000 साल तक। नव पाषाण से पूछेगा तो 10,000 साल से पहले। तो इस प्रकार से आप अच्छे से मैप के साथ और आप रिवीजन करेंगे तो आपको काफ़ी एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। तो इस प्रकार से मैंने रिवीजन किया। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप क्लास तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और बटन को लाइक दबाएं और कुछ कमेंट्स करें, जिससे मुझे पता लगेगा कि आपने मेरे लिए कुछ भेजे हैं, और उससे मैं पता लगाऊंगा कि इसमें कमियां क्या है। तो इस प्रकार से मैं उसको दूर करूंगा। दोस्तों मैं काफ़ी मेहनत के साथ आपको इतना कलरफुल PDF के साथ पढ़ा रहा हूं ताकि आप एग्ज़ाम में क्वालिफाई करें। NCERT को मैं पॉइंट बहुत अधिक से अधिक जोड़ा हूं। इसके अलावा भी कुछ सार संग्रह, घटना चक्र पॉइंट ऐड करता हूं ताकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन छूट न जाए। तो आप दोस्तों के पास शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।